वहां पे वो कॉन्गो मिशन है ना, यूनाइटेड नेशंस के मिशन, तो अक्सर वहां पे जाने से पहले इन लोगों को यहाँ पे कौन सी वैक्सीनेशन करवा के भेजा जाता है? येलो फीवर। येलो फीवर। तो येलो फीवर वैक्सीनेशन जरूरी है अफ्रीकन कंट्रीज में जाने से पहले, और अगर आप येलो फीवर वैक्सीनेशन नहीं करवा के गए तो आपको उधर जाके क्या हो सकता है? येलो फीवर वायरस हो सकता है। येलो फीवर वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। येलो फीवर कौन सा जोन उड़ता है? जोन 2। तो अच्छा, नेक्स्ट लिखें जी। तो नेक्स्ट है जी जोन 3। तो जोन 3 क्या है जी? ये आपका, इसे कहते हैं पेरी सेंट्रल जोन। मतलब ये हेपेटिक में बिल्कुल सेंटर में है ना, इसको ऐसे याद रखना, पेरी सेंट्रल जोन। ये भूल जाता है, मिक्स हो जाता है, रट्टा मारना जरा टका के। अच्छा, ये जो जोन 3 है, ये आपका पेरी, वो है, अल्लाह भला करे, पेरी सेंट्रल जोन है, ठीक है। तो ये दूर नहीं है पोर्टल वेन से, बहुत दूर नहीं है। इसका इस्कीमिया बहुत ज्यादा नहीं होगा, जल्दी नहीं डेड होगा। अगर लिवर का ब्लड फ्लो कम हो गया तो सबसे पहले कौन सा जोन उड़ेगा? जोन 3। तो जोन 3 का इस्कीमिया सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पेशेंट है, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल पहुंच गया, स्टेंट डल के दिल बच गया, 2 दिन गुजरे, लिवर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, AST, ALT, SGPT, SGOT होते हैं ना। चेक किया, पेशेंट को ना यरकान होने लग गया, हार्ट अटैक के बाद यरकान हो गया, पेशेंट पीला हो गया। लिवर के एंजाइम्स चेक किया, 10,000, 11,000 AST, 10,000, 12,000 ALT। इतने एंजाइम्स हार्ट अटैक के बाद क्यों हुए? ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज। जब हार्ट अटैक उस बंदे को हुआ, उसकी कार्डियक आउटपुट क्या होगी? कम हो गई। तो उससे लिवर का ब्लड फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। तो लिवर का इस्कीमिया हो गया। लिवर का इस्कीमिया हजारों में जाता है, एंजाइम AST 10,000, ये मैंने खुद 12,000 तक शेख साहब हॉस्पिटल में देखे हैं। नॉर्मल लेवल AST ALT का 40-50 होता है, 10,000, 15,000, 18,000 तक ALT AST लोगों का हो जाता है ऊपर। इसे कहते हैं इस्कीमिक हेपेटाइटिस। लिवर का इस्कीमिया हो गया, कौन सा जोन सबसे पहले उठता है? जोन 3। ठीक है जी, क्योंकि ये दूर बहुत ना हो, कितने किलोमीटर का फासला है, तो इसलिए ये सबसे पहले उठता है। अच्छा, उसके बाद ये ड्रग्स में सबसे पहले उठता है, अल्कोहल में। अब आपने ना इसको याद रखने का तरीका क्या? मैंने जो याद रखा हुआ है, भूल जाते हैं। जोन 1 को तो चलो बंदा रटा मार ले, जोन 2 भी आसान है, मिक्स हो जाता है। जब बंदा शराब पीता है, सरेआम पीता है या जरा छुप छिपा के दूर जाके पीता है? दूर जाके छुप के। छुपा होगा ना एरिया, बहुत डूंगा एरिया है ना, नजर नहीं ना जाती वहां तक। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस किस जोन को पकड़ता है? जोन 3। वो दूर तक है, अंदर में बिल्कुल रुड में छुपा हुआ है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। उसके बाद पैनाडोल, खुदकुशी करनी हो सरेआम करते हैं कि छुप के करते हैं? दूर जाके, जोन 3 में जाके खुदकुशी करते हैं। पैनाडोल अगर आप ओवरडोज ले लेते हो, जोन 3 इफेक्ट होता है। उसके बाद टीबी की दवाई रिफेम्पिन, वो भी जोन 3 को डैमेज करती है। हाँ, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, एक होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। मुझे एनएलई में क्वेश्चन आया था, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉइजनिंग हो गई है, CCl4। ये आंसर लाऊंगा, क्या जोन उठूंगा? जोन 3। CCl4 3-4 जोन 3 है, टॉक्सिन है CCl4, 3-4 नेड़े है ना। तो इनका ना जुगाड़ लगा लेना, ये भूल जाते हैं पेपर में, और 100% भूल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। जोन 2 येलो फीवर, जोन 1 वायरल हेपेटाइटिस, एंड जो चीज आपने पहले खाई है वो जोन 1 में जाएगी। जोन 3
छुप के करने वाले काम, शराब, खुदकुशी पैनाडॉल से, ठीक है, और CCl4 टॉक्सिन, ये भी पॉइजन है, ठीक है, और साथ में रिफेम्पिन। जी ब्रोस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आई होप सो आप सब लोगों को ये जोन समझ आए। आपके नहीं भी आए तो रटा मार लो। आते मेरा जो है वो ठीक है सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखें जी। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। लिवर के मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स कहते हैं। लिवर के मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स कहते हैं। अच्छा, आगे लिखो जी। लिवर के लिगामेंट्स कौन से हैं? अब हमने ब्लड सप्लाई पढ़ ली, जोन्स पढ़ लिए। हाँ, अच्छा, एक चीज और अभी मैं आपको बता दूंगी। ये देखो जी, पहले लिगामेंट्स देखो यार। एक तो लिगामेंटम टेरिस होता है, एक तो लिगामेंटम टेरिस होता है जी, जो लिवर के साथ आ जाता है, जो अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है। एक लिगामेंटम वेनोसम होता है, जो ट्रैक्टस वेनोसम का रेमिनेंट है। अच्छा, उसके बाद और कौन से लिगामेंट्स हैं जो लिवर को सपोर्ट करते हैं? एक तो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है। अच्छा, एमसीक्यूज आता है। दातरी शेप, पट्टे बढ़ने वाली दातरी सुनिए, वो जो फसलों में जाके फसलें काटते हैं, सिकल। यस सर। ठीक है, एमसीक्यूज आता है। सिकल शेप लिगामेंट कौन सा आता है? की आंसर लगाओगे? दातरी की तरह का। जी ब्रो, ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। Falciform. अब आप एक बात नोट करना, ये पेपरों का क्वेश्चन है। ये है वो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट और ये है लिगामेंटम टेरिस। अब ये देखो, ये तो अम्बिलिकल वेन का था ना, ये लिगामेंटम टेरिस है, ये लिगामेंटम टेरिस है, और ये फाल्सी। तो क्या लिगामेंटम टेरिस किस लिगामेंट के अंदर से जा रहा है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? लिगामेंटम टेरिस किसके साथ जुड़ा हुआ है? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। Falciform. एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज आता है कि बताओ जी, जो अम्बिलिकल वेन होती है वो कौन से लिगामेंट के साथ साथ जा रही होती है? कौन से लिगामेंट के साथ साथ जा रही होगी? Falciform ligament. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर जो अम्बिलिकल वेन होती है, ये बाद में क्या बन जाती है? Ligament teres. लिगामेंटम टेरिस बन जाती है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, लिगामेंटम टेरिस कौन से लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है? क्या आंसर लगाओगे? Falciform ligament. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाइए। ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट खुद किस चीज का बना है? पेरिटोनियम का। हमने पढ़ा नहीं था पेरिटोनियम? पेरिटोनियम के लिगामेंट बनते हैं। ये देखो, ये है जी आपका, ये कौन सा लिगामेंट हो गया जी? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसका दो आड़े, इधर एक आ जाते, एक इधर आ जाए, ये भी एक लिगामेंट है। इनके भी नाम लिख लो। इसका नाम है जी, एक का नाम है कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट क्या कर रहा है? लिवर को किस, अच्छा एक चीज है, एक मिनट, ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या कर रहा है? लिवर को सामने हमारे एब्डोमेन के साथ, फ्रंट एब्डोमिनल वाल, एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ जोड़ रहा है। तो एमसीक्यू जाएगा, लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ कौन जोड़ता है? Falciform ligament. हाँ, उसके बाद लिवर को डायाफ्राम के साथ ऊपर से कौन जोड़ रहा है, अटैच कर रहा है? Coronary ligament. कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट क्या करता है? लिवर को डायाफ्राम के साथ अटैच कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कोरोनरी लिगामेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये लिगामेंट डायाफ्राम को और लिवर को अटैच करता है। उसके बाद एक होता है ट्राइएंगुलर लिगामेंट। ये देखो, ये राइट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, ये खब्बा लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट, सज्जे खब्बे दो लिगामेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट ट्राइएंगुलर लिगामेंट। बस बहुत है। ये भी क्या करते हैं? लिवर को डायाफ्राम के साथ जोड़ते हैं। तो लिवर को डायाफ्राम के साथ जोड़ने वाले तीन लिगामेंट्स के जल्दी से नाम बता दो डॉक्टर आयशा, डॉक्टर दिले।
Coronary Coronary ligament, ligament. right and left triangle. Triangular ligament right and left. ट्रायंगुलर लिगामेंट राइट एंड लेफ्ट। लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कौन जोड़ता है? जल्दी से बता दो। Falciform ligament. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के तो कौन सी वेन होती है बिफोर बर्थ? Sir, Umbilical. ठीक है, umbilical vein। umbilical vein बाद में क्लोज होकर क्या बन जाती है? ligamentum teres. लिगामेंटम टेरिस कंटेन इन व्हिच लिगामेंट? Falciform Falciform ligament. ligament. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये कोरोनरी लिगामेंट, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये जो कोरोनरी लिगामेंट, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये किस चीज के बने होते हैं? Sir, Peritoneum. 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 ये सारे पेरिटोनियम के बने होते हैं। एक लिगामेंट अंदर से लिखवाया है, दो लिगामेंट्स हैं जो पेरिटोनियम के से नहीं बने होते। Ligament teres और Minosum? ligamentum मिनोसम। लिगामेंटम मिनोसम बना होता है डक्टस मिनोसम से, लिगामेंटम टेरिस बनी होती है अम्बिलिकल वेन से। teres. याद देंगे ये चीजें ब्रोस? आते हैं मेरा Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखें जी। लीवर को स्टमक के साथ कौन जोड़ता है? ये क्या पढ़ा था हमने? लीवर को स्टमक के साथ कौन सा जोड़ता है? लेसर मेंटम। Yes, हमने पढ़ा sir. नहीं था ग्रेटर Yes, मेंटम, sir. लेसर मेंटम। तो लीवर को स्टमक के साथ कौन अटैच कर रहा है? Lesser mentum. यस, उसके बाद आगे लिखें जी। नर्व सप्लाई होगी, सारा कुछ हो गया। हाँ, अब मेरी बात सुना गौर से। एक गल याद रखो, आप ये जरा देखना मेरी बात, मैंने आगे फिर बताने नहीं है, अब ये चीजें याद कर लें। देखो मेरी गल सुनो, ये लीवर के अंदर क्या बन रहा है? बाइल। ये बाइल बन रहा है ना। बाइल किसके अंदर आ रहा है? बिलियरी चैनल्स में। और वहां से बाइल बाहर आ रहा है, किसमें चला जाता है? बाहर आकर किसमें स्टोर हो जाता है? Gallbladder. बाइल गाल ब्लैडर में। Gallbladder. और जब जरूरत पड़ती है वो बाइल गाल ब्लैडर से निकल के किसमें आ जाता है? Intestine. Intestine. इंटेस्टाइन में। तो लीवर बाइल एसिड बनाया किसने? बाइल जूस बनाया किसने? लिवर ने। Liver. Liver ने. और वो नालियों का नाम क्या है? बिलियरी Bile डक्ट्स। Biliary ducts. ठीक है, बिलियरी चैनल्स। Yes. बिलियरी चैनल्स हैं जो छोटी छोटी नालियां जो बाइल लेके आ रही हैं। एक सिस्टम है लीवर में ये जो बाइल बना के इंटेस्टाइन में भेजता है। एक लीवर के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स। देखो लिवर की इंजरीज को ना हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या लिवर के हेपेटोसाइट्स डैमेज हुए या लिवर की बाइल डक्ट्स डैमेज हुई हैं? दोनों में फर्क है। चीज लिवर के सेल्स को डैमेज कर रही है जिसे हम हेपेटोसाइट्स कह रहे हैं, तो ब्लड में क्या हाई होगा? AST. AST, ALP. कोई चीज जो बाइल डक्ट्स को डैमेज करेगी, बिलियरी चैनल्स को डैमेज करेगी, तो कौन सा एंजाइम हाई होगा? GGT, अल्कलाइन फास्फेटेज, Alkaline phosphate. एंड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड। जब ये तीन चीजें हाई हो, अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम, गामा GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड। जब कॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन, GGT एंजाइम और अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम, जब ये तीन चीजें हाई हुई होंगी, आप क्या सोचोगे किस चीज का मसला है? ये हरी हरी लाइनों का मसला है, Biliary channel. ये ग्रीन लाइनों का, Biliary बिलियरी channel. ट्रैक का मसला है। यहां से लेके यहां तक जितना भी हरा कलर है, बिलियरी ट्रैक का कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा, क्या तीन चीजें हाई होंगी? Sir, ALT, GGT, enzyme glutamine रहता है. और बिलिरुबिन। लेकिन अगर बिलियरी डक्ट्स का मसला नहीं है, वो फिर लिवर के सेल्स का इश्यू है, AST और ALT. अब मैं आपको बताता हूं। अब एक बात मेरी गौर से सुनिएगा सब लोग। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, आपको हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए बिलियरी डक्ट्स का मसला है? No, नहीं। sir. No, sir. Hepatocyte. लिवर का, इसलिए हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, क्या हाई होगा? ये ज्यादा हाई होंगे कि ये हाई होंगे? ALT, AST. हाई हालांकि सारा कुछ होगा, ये भी हाई होंगे, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी किसकी हाई होती है? ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होगा? अगर हेपेटाइटिस आपको हो जाता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, AST, ALT. AST.
हाँ, तो उसमें तो बाइल डक्ट्स का होंगे ही नहीं, ये नहीं कि ये नहीं हाई होंगे, वो फॉर एग्जाम्पल लेकिन होंगे 500-500, ये होगा 150-150, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ज्यादा डोमिनेंसी किसकी होगी अगर हेपेटोसाइट्स इंजरी होगी? AST ALT की। हाँ, इस तरह आपने लीवर की इंजरीज को कैटेगराइज करना है कि ये बाइल चैनल्स का प्रॉब्लम है या हेपेटोसाइट्स का प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस A B C D E, 5 तरह का हेपेटाइटिस ना, A B C D E, क्या हाई करोगे मेन? ALT AST ALT उसके and बाद AST। आपको बाइल डक्ट में स्टोन है या बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन है, बाइल डक्ट, फिर क्या हाई होगा ज्यादा मेनली? सर ALT GGT बिलियरी बिलिरुबिन। कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है, जब आपने देखनी है ना किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखनी है, लिवर जिसे हम कहते हैं यार एलएफटी कराओ, आपने देखना है यार ज्यादा डोमिनेंसी बिलियरी ट्रैक वाले प्रोडक्ट एंजाइम्स की है या हेपेटोसाइट्स की है। बात समझ आई? यस सर। इस तरह आपने उसको कैटेगराइज करना, ये आगे बाद में करेंगे। आती मेरा जो है समझ शिराज। Yes, sir. यस सर। इसीलिए हाई दोनों चीजें हो जाएंगी बाइल, लेकिन डोमिनेंसी किसकी है ये ध्यान में रखना है। और अगर हजारों में AST LT हो, या मरीज पैनाडॉल से खुदकुशी करके आया या लिवर का इस्कीमिया हुआ, हजारों में ऐसे नहीं जाते। अच्छा, उसके बाद आगे लिखे हैं, अच्छा जी, अल्लाह थोड़ा भला करे जी। अब हम पढ़ते हैं आगे अपना गाल ब्लैडर। सबसे पहले लिखेंगे ये तक नहीं, ये आगे गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर जो है जी आपका, अच्छा एक चीज और, चलो लिख लो। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर कि ये कौन, क्या फंडस, ये गाल ब्लैडर की फंडस है। ये गाल ब्लैडर की फंडस, बॉडी नेक, फंडस बॉडी नेक होती है। और गाल ब्लैडर की डक्ट का क्या नाम है दिवरोज? सिस्टिक डक्ट। इसलिए अब देखना इधर, अब वापिस इधर आ जाओ। ये क्या है जी गाल ब्लैडर की? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। अच्छा, यहाँ पे ना गाल ब्लैडर के एक पाउच होती है, थैली सी होती है, ये मैंने जो बना दिया खुद, इसे कहते हैं हार्टमैन पाउच। कौन सी पाउच होती है ये वाली? हार्टमैन पाउच। यहाँ पे स्टोन पड़ा होता है, ज्यादातर गाल ब्लैडर के स्टोन कहाँ पे पड़े होते हैं? हार्टमैन पाउच। हार्टमैन पाउच के अंदर। अच्छा, सिस्टिक डक्ट। अच्छा, ऊपर क्या है जी? ऊपर हमारा क्या है जी जीवरोज? लीवर। लिवर। लिवर, लिवर के दो लोब हैं, सजे खब्बे। लेफ्ट लोब से ये वाली डक्ट आई, राइट लोब से ये आई, इसे क्या कहेंगे? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये बाइल वाली डक्ट है ना, इसे क्या कहेंगे? राइट राइट हेपेटिक डक्ट। तो लिवर के दो लोब हैं, दोनों लोबों से, दोनों लोब से, नॉट लोबो, दोनों लोब से, लोब। लिवर के दोनों लोब से क्या आई? डक्ट। डक्ट आई। राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों डक्ट्स मिल गई, क्या बनी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कौन सी डक्ट मिली? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। फिर क्या कहा? कॉमन बाइल डक्ट। फिर डक्ट हमने कहा कॉमन बाइल डक्ट। इसका मतलब यह है लिवर के बोथ लोब्स जो हैं, दोनों लोब्स में से आई लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों लोब्स में से दो डक्ट्स आई, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, वो दोनों आपस में मिलेंगी तो बन जाएगी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये याद करनी है चीजें,
कॉमन पैटी डक्ट के साथ गाल ब्लैडर से डक्ट आई सिस्टिक डक्ट, कॉमन पैटी डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बन जाता है? कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा नीचे आ जाओ, कॉमन बाइल डक्ट और इधर से पैंक्रियाज आ गया ना, ये पैंक्रियाज है, इधर से पैंक्रियाज की डक्ट आई, तो ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाज की दोनों डक्ट्स मिलती हैं और ये फिर किसके अंदर ओपन हो जाती हैं? सेकंड पार्ट ऑफ Duodenum. ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये ट्रैक बनाओ सारा, फिर आगे मैं बताता हूँ। जब बना लो तो हूं कर दीजिएगा। ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ गई? कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाएगी, पैंक्रियाज के अंदर से पैंक्रियाटिक डक्ट को अपने साथ मिलाएगी और ड्यूडेनम में चली जाएगी। जी लिख लिया जी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा उसके बाद आगे लिखें। चले नेक्स्ट लिखें जी। नेक्स्ट है जी चलें जी उसके बाद तो देखिएगा, तो गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई देख लो। सिस्टिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी? राइट हेपेटिक आर्टरी की। पढ़ा था ना हमने, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी भी दो आर्टरी में डिवाइड होती है, Yes, राइट sir. हेपेटिक आर्टरी। तो राइट हेपेटिक आर्टरी से सिस्टिक आर्टरी निकलती है। तो वेन वही, सिस्टिक वेन किसमें जाएगी? पोर्टल वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज वही, सीलियक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई वही सीलियक प्लेक्स, सीलियक प्लेक्सी नर्व सप्लाई है। सिस्टिक आर्टरी राइट हेपेटिक आर्टरी से निकल रही है, सिस्टिक वेन पोर्टल वेन में जाएगी, लिम्फ नोड सीलियक लिम्फ नोड में जाएंगे, नर्व सप्लाई सीलियक प्लेक्सिस करेगी, और जो पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई होगी तो सीलियक प्लेक्सिस में कौन सी नर्व कर रही है? पैरासिम्पैथिक नर्व सप्लाई वेगस नर्व। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा जी ब्रोज, यहाँ तक क्लियर है? आते मेरा जरा समा। Yes, sir. अच्छा उसके बाद है जी, अब जो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, ये देखिएगा। अब ये देखिएगा जी, अब एक चीज नोट करो यहाँ पे, ये कौन सी डक्ट आ रही है ऊपर से? कॉमन बाइल डक्ट। और ये दोनों कौन सी, ये कौन सी डक्ट है? पैंक्रियाटिक डक्ट। Pancreatic duct. तो ये दोनों डक्ट्स, अब मैं आपको ना यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये ऊपर से आ गई कॉमन हेपेटिक, कॉमन बाइल डक्ट, ये इधर से आ गई पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब मिलते हैं तो ऐसे थोड़ा सा डायलेटेड हो जाते हैं,
ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला। तो जब कॉमन बाइल डक्ट और जब पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलते हैं तो ये दोनों के मिलने के बाद ये वहां पे क्या बन जाता है? फूल, थोड़ा सा खुला सा पार्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। Waiter. एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो दोनों डक्ट्स के मिलने से, अच्छा, जब ये आगे फिर ड्यूडिनम के अंदर घुस जाते हैं ना, ये एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो किस चीज के अंदर बनता है? ड्यूडिनम की वॉल के अंदर। ये ड्यूडिनम के मसल्स है ना, ये वाले। तो अब मुझे ये बताएं, क्या ड्यूडिनम के ये जो मसल्स होंगे वो यहां से इसको दबा के रखेंगे? Yes, sir. ड्यूडिनम के मसल्स, तो इन ड्यूडिनम के मसल्स को क्या कह रहे हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या होते हैं? कि आपकी जो बाइल डक्ट है और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, जिन्होंने किस में ओपन होना है? ड्यूडिनम में। तो लेकिन ड्यूडिनम के जो स्मूथ मसल्स हैं वो इसको दबा के रखते हैं, एज ए स्फिंक्टर काम करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इसका मतलब क्या है? ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी हो गई, ये एम्पुला हो गया। ये जो ओपनिंग थे अंदर, इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे थे? मेजर ड्यूडिनल पेपिला। इसको हम क्या कह रहे हैं? मेजर ड्यूडिनल पेपिला। तो समझ आ गई सब लोगों को? मेजर ड्यूडिनल पेपिला क्या है? वो स्राफ जो ड्यूडिनम के अंदर ओपन हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ड्यूडिनम के स्मूथ मसल्स हैं वो एज ए स्फिंक्टर काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। और जो दोनों डक्ट्स में मिलती हैं तो क्या बनता है? एम्पुला ऑफ वेटर। जी ब्रोस, क्लियर आते हैं मेरे जो है समझ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताएं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी रिलैक्स होगा तो पैंक्रियास के एंजाइम ड्यूडिनम में आएंगे, यस। Yes, sir. बाइल, Yes, अगर sir. बाइल और पैंक्रियास की सेक्रीशंस को ड्यूडिनम में भेजना है तो किस स्फिंक्टर को रिलैक्स करना पड़ेगा? Sphincter of Sphincter of body. स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इस स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को कौन सा हार्मोन रिलैक्स करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन, सीसी के। इसका मतलब सीसी के हार्मोन स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को क्या करता है? रिलैक्स करता है। आम में से जिसका स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स नहीं हो रहा, क्या पैंक्रियास का फ्लूइड आएगा ड्यूडिनम में? No, sir. No, sir. क्या आपका बाइल आएगा ड्यूडिनम में? No, No, sir. sir. क्या आपकी बाइल डक्ट फूल जाएगी? Yes, sir. क्या आपको पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा? पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो सकती है? Yes, sir. इसका Yes, मतलब इधर से बाइल डक्ट फूल गई, इधर से आपको पैंक्रियाटाइटिस हो गया। इसका मतलब कौन सा स्फिंक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो खुल नहीं रहा? Sphincter of Sphincter body. of body. Sphincter of body. अगर स्फिंक्टर, इसे कहते हैं एसओडी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिसफंक्शन। अगर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिसफंक्शन हो जाए, क्या बाइल फ्लो रुक सकता है? क्या पैंक्रियाटिक फ्लो रुक सकता है? क्या पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है? क्या बाइल डक्ट डायलेटेड हो सकती है? Yes, sir. अक्सर आपने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड किया, बाइल डक्ट डायलेटेड है। सीटी स्कैन किया, पैंक्रियाटाइटिस है। पैंक्रियाटाइटिस भी है, बाइल डक्ट भी डायलेटेड है, स्टोन कोई नहीं है कि चलो पित्ती की पथरी आ गई है नीचे, स्टोन कोई नहीं मिल रहा, लेकिन ब्लॉक है रास्ता सारा। मे बी वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है? Compress. Sir, contract. यस, डिसफंक्शन है। बात समझ आई? अगर आपका Yes, आप sir. कह रहे हो यार बाइल डक्ट डायलेटेड है, पैंक्रियास का फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा, पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है, पेशेंट की बाइल डक्ट डायलेटेड है, स्टोन कहीं नहीं है, सारे टेस्ट कर लिया, स्टोन अंदर कहीं पे भी नहीं है, क्या स्टोन की वैसे है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी किस्म का कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाला पॉइंट नहीं है, तो फिर इस तरह के पेशेंट में क्या होता है? क्या निकलता है एंड पे? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी Dysfunction. डिसफंक्शन। जी ब्रोस, क्लियर है? आते हैं हमारा समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ते हैं, इसीलिए अब याद कर लो, जो चीज बाद में पढ़ेंगे, आगे पहले नोट में पढ़ लो। पाकिस्तान में ना, मेरी जो अभी तक दिल की ख्वाहिश है, मजबूरी में सब छोड़ते हैं मुल्क अपना, मैं कभी कभी ये सोच रहा था, आज मैं बड़ा परेशान हुआ था इस सोच के। तो
अभी भी इमरान खान की हुकूमत आ जाए ना, तो मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा अगले 2 साल। मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा। इतना इस मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है। अभी भी पीटीआई नहीं, इमरान खान आ जाए, मैं अगले अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये आपका जो है वो एफिलिएशन होती है, थोड़ा दुख होता है। हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया ना इन्होंने बगैर। सॉरी। अच्छा, आगे लिखें जी। यहां तक जी ब्रोस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखें जी। नेक्स्ट लिखें जी। अल्लाह थोड़ा भला करे जी। अच्छा, सिस्टी डक्ट होगी, बाइल डक्ट होगी, बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आप लोगों ने फ्लो फ्लो में जो फ्लो कह रहा हूँ, आपने ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आगे लिखें जी पैंक्रियास। फिर हम बाद में एक ही दफा इनके डिसऑर्डर्स करते हैं। पैंक्रियास के नोट में लिखें। अच्छा, एक चीज और, गाल ब्लैडर ने बाइल बनाया कि बाइल स्टोर किया? Store. हाँ, गाल ब्लैडर का काम है बाइल स्टोर करना। जिनका पित्ता निकल जाता है, जिनका गाल ब्लैडर निकल जाता है, उनका बाइल डायरेक्ट कहाँ पे जा रहा होता है? इंटेस्टाइन। Duodenum. इसका मतलब उनकी इंटेस्टाइन एज स्टोरेज का काम कर रही होती है। वो इंटेस्टाइन में जाता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। सिंपल जी ब्रोस, क्लियर? Yes, sir. अच्छा, आगे लिखेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास का भी पहले नोट में देखो जी। पैंक्रियाटिक हेड है, नेक है, बॉडी है, टेल है। तस्वीरें बनाओ साथ साथ। हेड, नेक, बॉडी, टेल। बना ली? Yes, sir. आतिफ जरा माइक को कैमरा ऑन करके अपनी पिक्चर दिखाओ। आतिफ सर मैं नहीं दिखाती सर, मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। जरा माइक कैमरा ऑन करके अपनी पिक्चर दिखाओ अभी। सर मैंने बनाई नहीं। कौन बंदा अपनी ड्राइंग, मुझे पता जो आप लोगों ने ये 5 सेकंड में बनाई है ना, आपने काटे मारे हैं ऊपर। आगे देखो, लिटरली मैं खुद, मेरी अपनी इतनी गंदी राइटिंग है, मुझसे अगले दिन अपना ही पढ़ा जा रहा था, मैंने लिख के लिया, इसलिए मैंने लिखना ही छोड़ दिया। मैं कभी नोट्स नहीं बनाता, मैंने कभी खुद जिंदगी में नोट्स नहीं बनाए। आई हेट इट। लेकिन मैं किताब पढ़ लेता हूँ लंबी सारी करके, कभी नोट्स नहीं बनाता। लेकिन आप लोगों ने जरूर बनाने हैं। आगे चले जी। यस सर। तो नेक्स्ट है जी हेड, नेक, बॉडी, टेल। जो बंदा मुझे ये बताएगा पोर्टल वेन इनमें से किस चीज के पीछे पोर्टल वेन बनती है, चारों में से? पोर्टल वेन फॉर्म, स्पीरा मेसेंटेरिक वेन और स्प्लीनिक वेन मिलते हैं तो क्या बनते हैं? Portal vein. पोर्टल वेन। Portal vein. किसके पीछे बनते? पोर्टल वेन कहां से बनती है, किसके पीछे बनती है? डॉक्टर जोहा, कितने ये जोहा? डॉक्टर आयशा, हाशम, जुनेद, सहरिश, टेल के सरफराज, The tail के टेल पीछे. के पीछे। यस, वेरी गुड। ये किसने बताया जी? सर हेड नहीं तो टेल ही होगा। The tail होगा, दो जी बच्चों ने जी बताया। जी जी, दोनों ही गलत हैं। लिखें बॉडी नेक। नेक के पीछे, नेक के पीछे। चार से पाटा चारों कह दो तो कितनी जल्दी बयान बदल दे, इतनी जल्दी तो इमरान खान नहीं बदलता। तो नेक के पीछे, नेक के पीछे जो है वो ये आपकी पोर्टल वेन बनती है। एमसीक्यू था पेपर का, पोर्टल वेन फॉर्म बिहाइंड दी। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे नेक। नेक्स्ट लिखेंगे। कितने जाके तुसी पोर्टल वेन बनाई, कोई खुदा दा खौफ करो, नाल दे घर बना लो। आगे देखो। नेक्स्ट देखें जी,
हमारा ना एक टीचर होता था नेपाल का, तो मुझे नाम उनका भूल गया, उन्होंने ना हमारा एक दफा क्लास में लिया सरप्राइज टेस्ट चाइना में ना, तो वो बड़ा फनी सा टीचर होता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, और वो ना क्लास में पढ़ाता कम था, जिम की बातें ज्यादा करता था। और वो यही कहते होते थे, लड़ना किसने मुझसे, आ जाओ। वो क्लास में आते थे, पंजे लड़ा लो के चले जाते थे कि उनका बाइसेप काफी अच्छे बने होते। वो क्लास में एक दिन उन्होंने टेस्ट ले लिया, तो जैसे वो थे वैसे हम थे। कहते टेस्ट ले लिया, वो सारे फेल, सारे फेल। अगले दिन दोबारा टेस्ट दिया, उन्होंने कहा यही टेस्ट है, बुक्स खोल के लिखो। वो पढ़ा हो तो पढ़ा हो, बुक्स में कहा लिखा है, फिर सारे फेल, किसी को बुक से ही नहीं मिला। वो हिसाब है। नेक्स्ट लिखो जी। तो पढ़ा ना हो तो पता नहीं लगता, बुक में से भी कहाँ ढूंढना है। नेक्स्ट लिखिए जी, हेड नेक बॉडी टेल है जी पैंक्रियास का। उसके बाद पैंक्रियास के अंदर का ये जो प्रोसेस होता है, ये जो डंडी से निकली है, इसे कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपने छोटी छोटी एनाटॉमी है, ये आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, हेड नेक बॉडी टेल प्रोसेस एंड नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद ये आपको अंदर नजर क्या आ रही है जी? जी ब्रो, ये अंदर कौन सी डक्ट नजर आ रही है? मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपकी मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट है। कुछ लोगों की ना एक निक्की सी भी होती है, वो यहाँ से आती है, ये यार यहाँ पे ओपन होती है, उसे कहते हैं माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट। तो मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट किस लेवल पे ओपन होती है, उसे क्या कहते हैं? मेजर ड्यूडेनल पेपेला। तो माइनर डक्ट जो होगी उसे क्या कहेंगे? माइनर ड्यूडेनल पेपेला। ये कुछ कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं होती। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में सेकंड पार्ट में ओपन होती है एट द लेवल ऑफ मेजर ड्यूडेनल पेपेला। और स्मॉल पैंक्रियाटिक माइनर पैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ओपन होती है जी ब्रोस? माइनर ड्यूडेनल पे। यस। अच्छा, उसके बाद आगे लिखो जी। उसके बाद है जी, ये आपकी होगी पैंक्रियाटिक डक्ट। हाँ, उसके बाद पैंक्रियास जो है ना, एक गल याद रखें, पैंक्रियास का ये वाला पोर्शन जो है, इधर इधर वाला, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब हेड नेक बॉडी, ये एक्सोक्राइन है। ये जो टेल होती है ना पूछल, इसे कहते हैं, ये होता है एंडोक्राइन पोर्शन। इसमें टेल जो होते हैं एंडोक्राइन पोर्शन होता है। इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल जो होते हैं ग्लूकागॉन बनाते हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो होते हैं इंसुलिन बनाते हैं। डेल्टा सेल जो होते हैं सोमैटोस्टैटिन बनाते हैं। तो जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो पैंक्रियास के किस पार्ट में पड़ा होता है जी ब्रोस? टेल में। टेल अल्फा बीटा डेल्टा सेल। अल्फा ग्लूकागॉन बनाते हैं, बीटा इंसुलिन बनाते हैं, एंड डेल्टा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है? वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था ना, एबी डिविलियर। यस सर, एबीडी, एबीडी। हिज लव, इजंट इट? डिविलियर हो गया, कोहली हो गया, पाकिस्तान से तो कोई भी नहीं। तो ये दो प्लेयर्स। हमारा किंग बाबर, बाबर नंबर हमारा ना, बाबर हमारा नंबर अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, ही इज वेरी गुड प्लेयर, बट ये थोड़ी सी शोहरत हासिल करते हैं ना तो अपनी परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। इन लोगों में ये बड़ा सीन है, ये थोड़ा सा फेम मिलती है तो ये बंदल जाते हैं बेसिकली। ये ना प्राउड में भी जल्दी आ जाते हैं। दरअसल डिप्राइव कौम जो होती है ना, एहसास कमतरी का शिकार कौम, जब इसको कुछ मिलता है ना वो पागल हो जाते हैं। इनके साथ वही होता है, अच्छा खासा प्लेयर होते हैं, फेम मिलती है, पागल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? अल्फा बीटा डेल्टा जी ब्रोस, आगे चले। यस सर। अच्छा, और ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है ना, और ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है पैंक्रियास का, इसका काम है फूड डाइजेशन। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज,
पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक प्रोटीनेज, उसके बाद ट्रिप्सोजन, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी फिजियो करनी है हमने जेई उसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें एक्सोक्राइन, तो जो चीजें फूड डाइजेशन के लिए चाहिए वो एक्सोक्राइन पोर्शन में आएगा, जो चीज हमारे ब्लड में आनी है वो टेल में एंडोक्राइन पोर्शन में होता है। आते हमारा जोया सामान, सब लोगों को बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आगे मेरी बात सुनिएगा। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस हो जाए, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाए और टेल उड़ जाए, शुगर हो जाएगी, बीटा सेल Yes, डैमेज sir. है, टेल उड़ जाए, Yes, sir. शुगर हो जाती है। अगर कोई भी चीज अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस होता है, पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी टेल डैमेज हो जाती है, टेल में एंडोक्राइन पोर्शन सारा पड़ा है, तो इसलिए आपको डायबिटीज हो सकती है। किसमें? अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस हो जाए। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, स्पेशली क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, नॉट एक्यूट। अच्छा अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होती है क्या बीटा सेल जुड़ गए? Yes, sir. इंसुलिन होगी, इंसुलिन बनेगी, No. डायबिटीज होगी, Yes, sir. ये लोग क्या लगाएंगे सारी जिंदगी? Insulin. इंसुलिन। Type 1. आपने सुना है कुछ लोगों को इंसुलिन टाइप, ये स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज होगी ना। अच्छा, क्योंकि इंसुलिन आपकी जब नहीं बनती बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। अच्छा अब आप मेरी बात सुनना, अक्सर आपने सुना है इंसुलिन लगाते हैं तो क्या लो हो जाती है बहुत ज्यादा? Glucose. ग्लूकोज। अच्छा अब ये पता किन लोगों की ज्यादा लो होती है? जिनके अल्फा सेल्स भी डेड हुए हो, क्योंकि ग्लूकागोन का काम है ग्लूकोज को क्या करना, जैसे ग्लूकोज थोड़ी सी कम होती है, ग्लूकागोन ग्लूकोज को क्या कर देता है? आप कर बढ़ा देता देता है। है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट डायबिटिक है, वो इंसुलिन लगाता है, उसकी ग्लूकोज नहीं लो होती, क्योंकि अगर इंसुलिन से ग्लूकोज लो हो भी, कौन बचा लेता ग्लूकोज लो होने से? Glucagon. ग्लूकागोन हमें फौरी ग्लूकोज हाई कर देगा। तो अगर एक पेशेंट इंसुलिन लगा रहा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने 4-5 साल इंसुलिन लगाई है, मेरी कभी पहले शुगर ड्रॉप नहीं हुई, अब मैं थोड़ी इंसुलिन की डोज भी कम कर दी है, थोड़ी इंसुलिन लगाता हूँ फिर भी ग्लूकोज मेरी बहुत नीचे चली जाती है, बहुत ड्रॉप होती है, इसका मतलब उसके साथ कौन से सेल डैमेज हो गए? Alpha cell. जिन्होंने ग्लूकोज को बहुत डाउन होने से किसने बचाना था? किन सेल्स ने? Alpha cell. क्या रिलीज करना था अल्फा सेल ने? जब ग्लूकोज लो होती है तो क्या रिलीज करते हैं अल्फा सेल? ग्लूकागोन। अगर किसी पेशेंट की बहुत ज्यादा शुगर लो हो जाती है इंसुलिन लगा के, तो इसका मतलब उसका कौन सा सेल जुड़ गया मेरे साथ? अल्फा सेल। ये पॉइंट पता था पहले? जिनकी शुगर पहले बहुत ज्यादा लो हो जाती है उनके क्या ना उड़ ये गए? टाइप 2 डायबिटीज में भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन टाइप 1 में ज्यादा होता है। जो चीज पैंक्रियाज की टेल को डैमेज करेगी वो ग्लूकागोन को डैमेज करेगी, और पैंक्रियाज की टेल डैमेज होती है टाइप 1 डायबिटीज में या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में, टाइप 2 में लेस लाइकली। जी क्लियर? यस सर। यस। अच्छा नेक्स्ट लिखें। आगे लिखें जी। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट होगी, पैंक्रियाटिक ब्लड सप्लाई लिखो पैंक्रियाज। आपको मैंने बताई थी सुपीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी की बनाई थी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की बनाई थी। पढ़ा था ना हमने? देख लो डॉक्टर आयशा मैंने क्या बताया? कितने गई डॉक्टर? जी जिले सर. जी डॉक्टर आयशा मैंने क्या बताया? पैंक्रियाज की ब्लड सप्लाई वाइज करते हैं। सुपीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी। और सर ये मिलके बनती है गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी से। और इंफीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूनल आर्टरी, इंफीरियर जो होती है वो जो, अरे मैं लेक्चर कल का नहीं दिया था लास्ट। क्या बात, आप ही उम्रा करने गए हुए थे ना जिले? यस सर। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा मैं कोई और समझता रहा हूँ। अच्छा, जी अपना
सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूनल आर्टरी किसकी superior ब्रांच है? mesenteric artery, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी की। gastroduodenal, वेन किसकी उल्टी लिख दें तो सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूनल वेन किसमें जाएगी? पोर्टल वेन में। इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूनल वेन किसमें जाएगी? सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। अल्टीमेटली पैंक्रियास का वीनस ड्रेनेज किसमें गया? पोर्टल वेन में। नर्व सप्लाई यही है, सीरियल प्लेक्सस। तो क्लिनिक आर्टरी पे तो लिखेंगे ना हम। मेन ये दो होती हैं, स्प्लीनिक आर्टरी काट दें तो अल्लाह थोड़ा भला करे। मैं बता रहा था, हाँ, नर्व सप्लाई सेम, सीरियल प्लेक्सस, लिम्फेटिक ड्रेनेज सेम, वो सीरियल लिम्फ नोड, सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड। आते हैं हमारा जोया सारे अच्छी तरह गल समझ आई है कि मैं ही खबर हूँ? sir आ गई। यस सर। ये बाकी लोग नहीं बोलते यार, मुझे बाकी लोगों पे ना शक ही रहता है कि ये पता नहीं क्लास ले भी रहे हैं कि नहीं। अजीम, सिद्रा गफूर, डॉक्टर जोया, यस सर। यस सर। ये जिनके नाम मैं ले रहा हूँ जी और जो सर। नहीं बोल रहे उनको रिमूव करते जाएं। सिद्रा गफूर, आप एडमिट। यस सर। सिद्रा गफूर, हाँ जी, मेहरबानी। अमीर हमजा, Yes, sir. थैंक यू। हाफिज उमर, Yes, sir. हाफिज साहब आप एक्टिव क्यों नहीं आजकल? भाई पाकिस्तान कब आ रहे हो? सर जी मैं बिल्कुल एक्टिव हाँ, बस बोलता नहीं आजकल। अच्छा अच्छा, सर जी क्यों नहीं बोल क्यों नहीं बोल रहे आजकल आप? क्या हुआ भाई को? सर कौन सा रोग लग गया? करांगे फिर आप दोनों डिस्कस करांगे। मैंने कल क्लास में डिस्कस कर देना, ऐसी ऐसी बात ना कोई मुझे मसला बताना। नहीं सर, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋਗੇ। अच्छा, मुझे जरा दूसरा, हाशम माइक्रोफोन ऑन करो। रिमूव कर दें डॉक्टर जोहा, जी सर। आप हाशम को रिमूव कर दें। अच्छा, मैं एडमिन हूँ, एक मिनट कर दें। शराज, डॉक्टर जोहा इनको भी रिमूव कर दें। जी सर। सर जी शराज को रिमूव ना कीजिएगा, वो बोला है। अच्छा, यूसरा, डॉक्टर यूसरा भी पढ़ती हैं हमसे कोई? जी सर, न्यू ऐड हुई थी। ये कब से ऐड हुई है? एक मिनट सर, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं तो पहली बार देखे। चलिए आगे लिखें जी। सप्लीन नहीं बोलना तो जी ना सर, बोलो। ये न्यू स्टूडेंट ही थी, सप्लीन, अगस्त में आई थी। ठीक है। सप्लीन, सप्लीन है जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। सप्लीन है, सप्लीन इज सबसे बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन है। लिम्फोसाइट सबसे, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा है? जल्दी से बता दो। Spleen, सप्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन हमारी बॉडी में। सप्लीन बिल्कुल पसलियों के साथ पड़ी होती है, इधर करके, ये देखो। सप्लीन आपकी बिल्कुल ये खब्बे पासे पसलियों के नीचे होती है, लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरह। मतलब ये यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कौन सी के लेवल पे है? 9वीं 10वीं 11वीं? तो जल्दी से मुझे बता दें। रिब्स फ्रैक्चर हो आपकी खब्बे पासे की, क्या एब्डोमिनल हेमरेज हो सकता है? सप्लीन डैमेज हो सकती है? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है कई लोग, कार एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट डेथ होती है कई लोगों की, उसमें मे भी सप्लीन रप्चर हुई हो। सप्लीन रप्चर इज वेरी कॉमन इन सीट बेल्ट इंजरीज। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं, ऐसा देखना जरा, जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं
सीट बेल्ट इधर से लगी होती है ना, इस साइड से, इधर से ऐसे लगी होती है ना, यस तो सर। सीट बेल्ट कहाँ से गुजरी होती है? सीट बेल्ट ऐसे नहीं गुजरी होती, इधर देखना जरा, सीट बेल्ट ऐसे नहीं गुजरी होती, ये पसलियों के ऊपर से लेफ्ट साइड की। यस सर। तो जब आप ब्रेक लगाते हो, झटका लगता है, सीट बेल्ट आपको आगे जाने से रोकती है, तो सीट बेल्ट का प्रेशर किस पे आता है? रिब्स पे। ये रिब्स पे। तो क्या सीट बेल्ट इंजरीज में स्प्लीन रप्चर होती है? यस सर। यस, हो सकती है 9वीं 10वीं 11वीं Yes, अगर sir. फ्रैक्चर है। दूसरा, जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं, दूसरा आपने देखा है, दूसरा सीट बेल्ट हमारे यहाँ पे नहीं होती, नीचे यहाँ से नहीं एक पट्टी जा रही होती सीट बेल्ट की? यस सर। सीट बेल्ट की दो पट्टियां होती है ना, एक ऐसे जा रही होती है, एक ऐसे जा रही होती है, और एक यहाँ पे जा रही होती है, राइट? यस इधर सर। देखना जरा, तो एक यहाँ पे जा रही होती है सीट बेल्ट। तो ये जो यहाँ वाली स्ट्रिप होती है, पट्टी, यहाँ पे ब्लैडर होता है, मसाना होता है हमारा, यस सर। तो स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, क्या ये दोनों इंजर होते हैं? अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, एक बंदा कार ड्राइव कर रहा है, सीट बेल्ट लगाई हुई है, पेशाब आया हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, क्या ब्लैडर डैमेज होगा स्प्लीन वो सीट बेल्ट से? यस सर। क्या स्प्लीन डैमेज होगी सीट बेल्ट से? यस सर। एमसीक्यू होता है ब्लैडर का कौन सा पार्ट? उत्ते वाला पार्ट, डोम ऑफ ब्लैडर, स्प्लीन भी डैमेज हो सकती है। इसलिए जब भी स्प्लीन डैमेज हो, सीट बेल्ट लगी हो, आपको स्प्लीन डैमेज भी हो सकती है, और आपको अपना अपना यूरिनरी ब्लैडर भी डैमेज हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है जो एब्डोमेन में डैमेज होता है? लिवर, वड्डा बहुत होता है ना। मोस्ट कॉमन अगर एब्डोमिनल ऑर्गन डैमेज होता है तो आप लिवर लिखोगे, मैं चला देता हूँ। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज कौन सा होता है? आप लिखोगे लिवर। लेकिन अगर सीट बेल्ट इंजरी में आए तो फिर आप स्प्लीन लिखोगे और नीचे आप यूरिनरी ब्लैडर लिखोगे। आगे चलें जी। तो लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन, आंसर क्या होगा? प्लेन। स्प्लीन। स्प्लीन। स्प्लीन बेल्ट इंजरी, आंसर क्या होगा? स्प्लीन। स्प्लीन। अच्छा, उसके बाद आगे लिखो। स्प्लीन की रिब्स के लेवल पे आपको आगे स्प्लीन के लिगामेंट एमसीयू आते हैं। ये देखिएगा, ये देखो, एक तरफ से स्प्लीन किसके साथ कनेक्टेड है, अटैच है? स्टमक, और इधर से किडनी। ये दो लिगामेंट हमने याद रखना, क्योंकि इसके नेड़े नेड़े क्या है स्प्लीन के? इधर क्या है? स्टमक। इधर क्या है? किडनी। तो वही लिगामेंट है। देखो, मैं अब आपको लिगामेंट ऐसे लिख लेंगे, स्प्लीनो रीनल, मतलब स्प्लीनो रीनल, यस और नो? लिगामेंट का नाम स्प्लीनो रीनल। यस सर। दूसरा गैस्ट्रोस्प्लीनिक, याद हो जाएंगे? यस सर। यस सर। सिंपल। अनाटमी को रटा मारना आसान है, तस्वीर सामने देख के रखो। इधर स्टमक है, इधर किडनी है, एक स्प्लीनो रीनल, एक स्प्लीनो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोस्प्लीनिक, जो मर्जी लिख दो। ये दो लिगामेंट्स होते हैं। एमसीक्यू आता है, जो स्प्लीन की, जो आपका है ना गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, इसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं। पेपर का क्वेश्चन है, रेड कलर से लिखना, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में होती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक वेन, ये भी गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में होती है। तो एमसीक्यू आएगा, कौन सा लिगामेंट है जिसके अंदर वेसल्स हैं? गैस्ट्रोस्प्लीनिक। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर कौन सी ब्लड वेसल लिखवाएं? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी, एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एंड वेन, दोनों। अच्छा, उसके बाद टेल ऑफ पैंक्रियास, अगले लिखो टेल ऑफ पैंक्रियास एंड स्प्लीनिक आर्टरी।
टेल ऑफ पैंक्रियाज एंड स्प्लेनिक आर्टरी, ये दूसरे लिगामेंट में होती है, स्प्लेनो रेनल लिगामेंट। तो आपको ये एमसीक्यूज आता है कौन से लिगामेंट में कौन से वेस्टल है। डॉक्टर जरा जल्दी से रिवाइज करें, क्या बताया मैंने? सर आपने इसके लिगामेंट्स बताए, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी और वेन प्रेजेंट होती है, और स्प्लेनो रेनल लिगामेंट में टेल ऑफ पैंक्रियाज और स्प्लेनिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। ये 100% एमसीक्यूज है पेपर का। रट्टा मार लोगे जी ब्रोस? यस सर। ब्लड सप्लाई, यस सर। स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। वेन, स्प्लेनिक वेन। आतिफ, हुमैरा, जोया, उसामा, सब लोगों को एब्डोमेन के ऑर्गन्स की मोटी मोटी नाड़ियां समझ आ गई? यस सर। किडनी हम लोगों ने पहले पढ़ ली यार, यूरेटस भी पढ़ लिया मैं। उसके बाद आगे लिखा है एड्रीनल ग्लैंड। यूरेटर और किडनी हमने कर लिया था ना? यस सर। नेफ्रोयूरोलॉजी में। हाँ, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये किडनी के ऊपर होता है जी, वो ऊपर पड़े हुए पीले रंग के दो होते हैं जी, अपर पोल ऑफ किडनी पे, किडनी के ऊपर वाली साइड पे। अच्छा, कौन से फेशिया ने कवर किया था? रीनल फेशिया, सॉरी, हाँ रीनल फेशिया ने इनको कवर किया था। तो सुप्रारीनल ग्लैंड को कौन से फेशिया ने कवर किया था? एमसीक्यू आएगा, जल्दी से बता दो। रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड? रीनल फेशिया ने। अच्छा, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड की ब्लड सप्लाई 3 होती है। एक डायाफ्राम की जो आर्टरी होती है उसे कहते हैं इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। उसके बाद एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से भी आती है एड्रीनल आर्टरी। 3 आर्टरीज करती हैं, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, एड्रीनल आर्टरी फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, और तीसरी है जी किडनी की आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो एड्रीनल ग्लैंड की 3 आर्टरीज कौन कौन सी है डॉक्टर साहब? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, एड्रिनल आर्टरी जो एब्डोमिनल आयोटा से आती है, और रेनल आर्टरी। लेकिन वेन एक ही होती है, ये एमसीक्यूज में आता है पेपर में। वेन एक ही होती है, एड्रीनल वेन। आर्टरी 3 है, वेन एक है। तो जो राइट साइड की एड्रीनल वेन है वो इंफीरियर वेना कावा में चली जाती है। एमसीक्यूज आता है पेपर में। राइट साइड की वेन किसमें गई? इंफीरियर वेना कावा में, क्योंकि इंफीरियर वेना कावा बिल्कुल पास रहती है ना। लेकिन जो लेफ्ट साइड की वेन है वो किडनी वाली वेन में जाएगी। तो लेफ्ट एड्रीनल वेन किस में ड्रेन करेगी? लेफ्ट रीनल वेन में। लेफ्ट रीनल डॉक्टर साहब जल्दी से बता दें। सर आपने ये बताया कि इसकी एक ही वेन होती है, एड्रिनल वेन होती है। जो राइट एड्रिनल वेन होती है वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, और जो लेफ्ट वेन होती है वो लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन होती है। लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है। ये ऐसे ही है जैसे राइट टेस्टिकुलर वेन किस में आती है? राइट ओवरी की वेन किस में आती है? राइट टेस्टिकुलर, राइट टेस्टिकुलर, राइट ओवरी की वेन किस में आती है? राइट तो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाती है, और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट रीनल वेन में। हाँ, ये वही सेम नहीं हुआ? यस सर। इस तरह ये 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। राइट टेस्टिकुलर वेन, राइट ओवेरियन वेन, राइट एड्रीनल वेन डायरेक्टली किस में जा रही है? इंफीरियर वेना केवा। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, लेफ्ट ओवेरियन वेन, लेफ्ट एड्रीनल वेन किस में जा रही है? लेफ्ट रीनल वेन। रेनल वेन में। लेफ्ट वेन। याद रहेगा? आते मेरा जोया सामा। यस सर। यस। हाँ, अब नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, इनको सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। रटा मार लें, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। अभी आप बस इतना याद कर लें, ये रेगुलर में समझेंगे इससे क्या मतलब। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। यार मोमिन नहीं कई दिनों से ऑनलाइन हो रहा। हाफिज उमर, उनकी फ्लाइट तो नहीं है?
कौन है मोमिन का क्लास फेलो? हाँ में से। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये आप लोगों ने नर्व सप्लाई याद रखनी है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। सब लोगों को यहाँ तक समझ आया जी ब्रोस? यस सर। Yes, उसके बाद लिखें जी हमारा नेक्स्ट है जी हाँ बस अभी इतना ही लिखवा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। अब हम पढ़ते हैं जी, ये मोटी मोटी नॉट में हमने कर ली एब्डोमेन की, अब हम करने लगे हैं एसोफेगस। करवा ही देता हूँ, करवा दें सर। यहीं पे कर लेते हैं एसोफेगस।